वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम 9th ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ने वाले हैं। हर एक एरिया को रूल करने के लिए कुछ रूलर्स लगते हैं जो उस एरिया को प्रोविजन वाइज रूल करने जाते हैं। अलग अलग टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं, यहाँ पे हम वो देखने वाले हैं। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हम सबसे हिस्टोरिकली जाते हैं। जो पहला है मोनार्की। वहाँ पे जो है किंग जो होता है उसका बेटा प्रिंस बनता है और किंग की डेथ के बाद वो बेटा किंग बन जाता है। सो दैट इज़ अ मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें किंग का बेटा ही किंग बनता है, क्वीन की बेटी ही आगे जाके किसी किंग से शादी करती है। तो दैट इज़ नॉट द वन वेयर पीपल इलेक्ट समवन, पीपल हैव नो चॉइस, द वन हु इज़ बॉर्न टू किंग बिकम्स द किंग। दूसरा है डिक्टेटरशिप। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सऊदी अरेबिया या नेपाल का, या फिर हिस्टोरिक इंडिया का जहाँ पे किंग का बेटा किंग बन जाता था। डिक्टेटरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एडोल्फ हिटलर का। वहाँ पे एक ही आदमी होता है जो पीपल जिसको इलेक्ट नहीं करते हैं और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। स्टेट के हर हिस्से की जो पावर है वो उसके हाथ में होती है और उसको डिक्टेटर कहा जाता है। तो उस नाम से उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप कहा जाता है। और एक हम पढ़ रहे हैं वो है मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल में क्या होता है कि जो एक कंट्री है वहाँ का जो मिलिट्री ऑफिशियल्स है वो पूरे कंट्री को टेक ओवर कर लेते हैं और वो अपने हिसाब से जो है कंट्री रूल करते हैं। एक मिलिट्री रूल में जो मिलिट्री ऑफिशियल्स है भले वो अपने क्वालिफिकेशंस पे जाकर मिलिट्री में जाते हैं पर उनको कोई भी पीपल जो है वो अपने आप को रूल करने के लिए इलेक्ट नहीं करते हैं। तो ये हो गए पहले तीन। अब हम पढ़ेंगे अपने मेन फॉर्म के बारे में जो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो उन रूलर्स को इलेक्ट करते हैं जो जिनको वो चाहे कि उनके ऊपर रूल करे। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर डेमोक्रेसी है। हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया में अगर आपने सुना होगा तो उसका मतलब ये होता है कि हर वो इंसान जो 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है वो जाके वोट कर सकता है। और जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं उनमें उसको जो है चॉइसेस मिलता है, वो अपने लिए जो बेस्ट उसको लगता है उसको जाके वोट करता है। तो इससे हम ये कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people. In my opinion, democracy is one of the best forms of government क्योंकि यहाँ पे जो है लोग इलेक्ट करते हैं, लोगों का जो इच्छा एस्पिरेशंस जो है वो पहुँचता है। अब हमने ये समझ लिया कि डेमोक्रेसी में लोग इलेक्ट करते हैं। तो एक मेन चीज़ जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है वो है इलेक्शंस। तो बिना इलेक्शंस के ना डेमोक्रेसी फंक्शन कर सकती है ना रुक सकती है। पर अब हमें क्या पता कि वो इलेक्शंस फेयर है कि नहीं है, डेमोक्रेसी एक्चुअल में डेमोक्रेसी है कि नहीं है। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। सो हाउ डू वी नो इफ इट रियली इज? सो देर आर सम ऑफ द प्रोपोगेंडाज और रूल्स विच आर लेड डाउन फॉर अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हम देखने जाएंगे कि वो एक्चुअली कैसे है। तो बहुत से बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंट्री ऐसे अनाउंस कर देती है कि हम आज से डेमोक्रेसी है, पर वो एक्चुअली में डेमोक्रेसी नहीं होती है, कहीं माल प्रैक्टिसेस उनमें चल रही होती है। तो अब कोई कंट्री एक्चुअल में ट्रूली डेमोक्रेटिक, आइडियल डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, ये हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा प्रोविजन हमें मिला है, वो है टू लर्न फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। Once we know the features of democracy, we know what actually democracy is and we can bifurcate between actually democratic country and a non-democratic country. So here starting with the first feature of democracy. In a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. Now you have heard this many times that in a democracy, the rulers are elected by the people. But now, how do we know that the actual major decisions which are taken for the country are actually taken by the elected rulers of the country or by someone else? So here I am taking an example of Pervez Musharraf. He is Pakistani. Now what did he do was in October 1999 he overthrew the democratic rule in Pakistan और उन्होंने खुद को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। अब ना किसी इंसान ने इनको इलेक्ट किया है, ये बस खुद से आ गए हैं और उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव टर्म दे दिया है एंड ही स्टार्ट्स रूलिंग पाकिस्तान। दिस काइंड ऑफ रूल वाज एट दैट टाइम कॉल्ड एज मिलिट्री रूल।
ना व्हाट डिड ही डू इन 2002 इज उन्होंने एक रेफरेंडम पास किया जिसमें उन्होंने खुद ही को 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया। हमने इंडिया में देखा है कि 2014 में इलेक्शंस हुआ था जहाँ पे मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, फिर 2019 में फिर इलेक्शंस होके मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, पर यहाँ पे इन भाई साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ही जस्ट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ 5 years of extension. Now this referendum was declared to be a malpractice, to be a fraud by Pakistani media, the democratic activists and those in opposition of Pervez Musharraf. Now what did he do next was, again in the year 2002 he passed a legal framework order. In this order he gave president the entire power to just rule out any national or state assemblies. So now if anything is happening in the state, it becomes illegal if it does not have the president's consent. Now this chief executive term was later changed to the term president by again Pervez Musharraf himself. So in this form we see that this is no democracy. ये भाई साहब खुद आके खुद को ही रूलर डिक्लेयर कर देते हैं, फिर खुद ही कुछ भी रेफरेंडम्स पास करके, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स पास करके खुद को जो है प्रेसिडेंट का टाइटल दे देते हैं। भले ही ये बोले कि इलेक्शंस हो रहे हैं और जो ऑफिशियल्स है वो इलेक्ट हो रहे हैं, पर डू द ऑफिशियल्स एक्चुअली हैव द पावर टू टेक एनी डिसीजन? नो, ऑल द पावर रेस्ट्स विद the president and he is not elected by any person. So this is not an ideal form of democracy. So the first feature we again conclude is, in a democracy the final जो आखिरी decision है वो होना चाहिए उन्हीं officials के पास जो actually elected है by the people. Now coming on to the second feature of democracy. Democracy must be based on a free and fair election where those who have elected have a fair chance of losing. Now we saw that the Congress government with Manmohan Singh as its prime minister ruled India for 10 long years. Now we saw that in 2014 with a majority, BJP, the upcoming party with Narendra Modi as a prime minister, ruled over the Congress government and became the prime minister. Now उन 10 साल के बाद हमने देखा कि बीजेपी आ गया। अब बीजेपी के 5 साल हो गए, फिर इलेक्शंस हुए और फिर बीजेपी आ गया। तो हम देख सकते हैं कि ये 10 साल रूल करने के बाद भी हार सकते हैं, ये 5 साल रूल करने के बाद भी जीत सकते हैं। ऑल इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल। सो इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहाँ पे जो एक बार जीत सकता है वो हार भी सकता है, जो हार सकता है वो फिर से जीत भी सकता है। सो नाउ हियर वी हैव एग्जांपल ऑफ चाइना, जहाँ पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस नाम का एक पार्टी है जिसमें अराउंड 3000 या उससे भी ज़्यादा लोग कंटेस्ट करते हैं, पर ये जो भी कंटेस्ट कर रहा है वो सबको अप्रूवल, परमिशन चाहिए होता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर कोई गवर्नमेंट में कंटेस्ट करना चाहता है, इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है कोई पॉलिटिकल पार्टी में से, तो उसको एक ही पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी का परमिशन क्यों चाहिए? सो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं यूनिपार, जहाँ पे सिर्फ एक ही जो पार्टी है वो मोनोपोली में जो बाकी के रूलर्स हैं उनको देख रही है। नाउ मूविंग ऑन, हियर वी हैव अ एग्जांपल ऑफ मेक्सिको। यहाँ पे हर 6 साल में इलेक्शंस होते हैं, इंडिया में 5 साल में होते हैं, यहाँ पे इन्होंने टर्म 6 साल रखी हुई है। और PRI नाम की जो पार्टी है वो हमेशा जीत जाती है। ऐसा नहीं है कि वो अपोजिशन पार्टीज़ को कंटेस्ट नहीं करने देते, यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अपोजिशन पार्टीज़ कंटेस्ट करती हैं, पर वो कभी जीत ही नहीं सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे इसलिए बार बार इसमें आ रहे हैं। देयर आर मैनी टन्स ऑफ डर्टी माल प्रैक्टिसेस यूज्ड, करप्शन यूज्ड। One of them which is mentioned here is polling booths were shifted at the last moment. तो इससे हमें क्या समझ में आता है, अगर मुझे पता है कि भाई इस जगह पे एक पोलिंग बूथ है, मैं सुबह तैयार होकर उस जगह पे चली जाऊंगी और लास्ट मोमेंट पे मुझे पता चल जाता है कि इस जगह से उस जगह चला गया है, तो अगर प्लेस बी जो है मुझसे बहुत दूर है तो मैं वहाँ जाऊंगी नहीं, और वहाँ पे वो लोग मेरे जगह किसी भी और को खड़ा कर सकते हैं। So what happens, the vote finally goes to this party. So herein we see the malpractice of polling booths being shifted at the last moment wherein the ruling party can get all the votes. तो अब हम थर्ड फीचर देखने जा रहे हैं डेमोक्रेसी का, जो है वन वोट वन वैल्यू। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे अगर
एक इंसान वोट कर रहा है तो उसके वोट का जो वैल्यू है वो 1 होता है। ऐसे नहीं कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जाके वोट कर रहा है तो उसके वोट का वैल्यू 100 हो, और जो नॉर्मल वोट कर रहा है, जो हमारे आपके मेरे जैसा इंसान है, उसके वोट का वैल्यू 1 हो। दिस इज़ नॉट at all a principle of democracy. One vote must carry one value despite of the caste, religion, gender, creed, geographical area, whatever a person comes from, according to universal adult franchise. Now this is the simplest feature of democracy. If you are asked to write the features of democracy, make it a point that this should be on your list all the time. अभी हम जाते हैं 4th फीचर के यहाँ पे, जो समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर है काफ़ी सिंपल। इसमें ये लोग स्टेट करते हैं कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तो जो राइट्स होते हैं, अगर आपको पता रहेगा कि 6 जो है वो फंडामेंटल राइट्स है किसी भी इंसान के, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है, और कोई भी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया उनको वायलेट नहीं कर सकता। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ टू रूल विद इन द लिमिट्स। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट होके आ गए, पार ऑफिस में जाके बैठ गए तो जो मन में चाहे वो करे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लिमिट्स होते हैं और जो रूल्स और जो लॉज हैं, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, इफ़ यू मे नो, विथ B.R. अम्बेडकर एट इट्स ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। और जैसे कि हमें पता है, इंडिया अगर इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लेके चल रहा है तो जो रूलर्स हैं उनको उससे अबाइड करना ही चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है एक कंट्री का जिसका नाम है जिम्बाब्वे। यहाँ पे आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, यहाँ पे ज़ानू PF नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे वी हैव BJP, कांग्रेस एंड वेरियस अदर पार्टीज। ज़ानू PF वाज अ नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड रॉबर्ट मुगाबे वाज इट्स लीडर। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज, यहाँ पे जिम्बाब्वे ने खुद को डिक्लेयर कर दिया था एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इलेक्शंस होते थे, रॉबर्ट मुगाबे जो है वो इलेक्ट होके आ भी जाते थे, पर हर इलेक्शन में रिपीटेटिवली इन्हीं का जो है ये इलेक्ट ये ही हो जाते थे, और हर इलेक्शन में इलेक्ट ये ही हो जाते थे और इसी पार्टी को वोट्स जाते थे। तो ऐसा क्यों? It can't happen that all the time they win, nor is the case that Zimbabwe was actually progressing way too much so that the people elected them all the time. No, all the powers were actually amendments were made in the constitution. Amendments are the slightest change which are made in the constitution because the constitution make us think that time के साथ टेक्नोलॉजी के साथ चेंजेस होने ही चाहिए। तो उन्हीं चेंजेस के साथ जो मेन जो पार्स हैं वो इन्होंने अमेंडमेंट्स के थ्रू सब रॉबर्ट मुगाबे के हाथ में दे दिए थे। तो इन्होंने क्या किया, अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी जो है वो इनके खिलाफ कुछ मीटिंग रख रहा है तो वो उसको इलीगल ठहरा देते थे, या फिर ऑपोजिशन पार्टी के रूलर जो इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको हरास करते थे। सो इन दिस वे द एक्चुअल वॉइस ऑफ पीपल वाज नेवर हर्ड बाय द गवर्नमेंट, बस इनके मन की ही चलती रहती थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे जो लिमिट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, अपोजिशन पार्टी को हर एक हक होता है कि वो जो अगर रूलिंग पार्टी कोई मिस्टेक्स कर रही है तो आके बताए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अपोजिशन पार्टी को इन्होंने काफ़ी हद तक हैरास किया, जहाँ पे उन्होंने सिटीजन्स के राइट्स को भी नहीं देखा, उनका ओपिनियंस, एस्पिरेशंस बिल्कुल ध्यान में नहीं लिया। सो दिस इज by no ways an ideal democracy. It is said that democracy is one of the best forms of government all over the world, पर ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ drawbacks नहीं है, हर एक चीज़ में अच्छे और बुरे दोनों points होते हैं। So here we are going to see the arguments which go against democracy, which say that why democracy is not the only ideal form of government. So the first one is leaders keep changing, which leads to instability. Now we know that every 5 years leaders keep changing, elections are held so that
new cabinet ministers and new council of ministers, new prime minister, new president is being seen by us every 5 years. Different people come with different mindsets, different modules for the growth of a nation. Some may think economic growth is really helpful, some may go again saying that the social unity and harmony is more useful. So now we do not know that what mindset a leader comes with unless and until we know his main agenda. So here in the democratic form of government हम देख सकते हैं कि काफ़ी instability होती है. अगर एक ruler आके, for example, ruler A comes for 5 years of time, he does development in his own terms, and then after 5 years he does not come again. Then it is time for ruler B to come. Here जो A ने किया है वो सेम B को नहीं करना. तो जो ए ने किया वो अगर काम आधा पड़ा है तो वो आधा ही रह जाएगा और बी वापस कुछ नया करने को जाएगा. तो न ये अच्छे से होगा ना वो अच्छे से होगा. सो इट समटाइम्स लीड टू जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन. तो यहाँ पे जो वर्ड इंस्टेबिलिटी है ये हमें याद रखनी है. Next we go is democracy is all about political competition and power play. There are numerous political parties in our own country, starting with BJP, Congress, SP, BSP, MIM and many others. जहाँ पे हर एक अलग अलग पार्टी जो है अलग माइंडसेट के साथ आगे आती है. वी सी दैट ओवैसी इन MIM goes for the minority rights of the Muslim people, whereas BSP Mayawati, SP Akhilesh Yadav, all of them seem to think about the backward sections of the society. BJP is mainly linked with the mainstream society of India. So यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें खुद में competition होती है जहाँ पे where they seem to get more seats, which most of the times lead to some malpractices, wherein as we have heard in the news channels, जहाँ पे वो बोलते हैं कि जातिवाद के ऊपर मतभेद हो जाते हैं, which is really not a point in democracy, wherein not a thing like caste, religion, region, creed, color, gender, anything should matter while contesting or electing. So moving on to third, it leads to delay. Now a simple bill, if a simple ordinary bill is to be passed in the parliament, first of all it is passed in the Lok Sabha. When it gets the majority, it goes to Rajya Sabha. If it is rejected by Rajya Sabha, it again goes to Lok Sabha, and then the final thing is president's consent. If after all this the president doesn't give his consent, the bill is of no use. Here we can see that a bill as simple as doing something from here to there takes a long time in a democratic form of government, which often leads to delay. The third point is corruption and electoral competition. Now we see that there is tons of competition in a country as populated as ours. हर किसी को जाके आगे ही खड़ा होना है, हर किसी को जीतना ही है, हर किसी को बस प्रूव करना है कि कैसे मैं अच्छा इलेक्टेड नेता हूँ और बाकी के नहीं है. तो दिस लीड्स टू अ कंपटीशन विच इज़ नॉट एट ऑल ए गुड वन. और यहाँ पे करप्शन होता है. करप्शन इन द सेंस, इन most of the times it is about the money force is being used for winning the elections. Now आप सोच के देख सकते हो कि जब ये इतना पैसा खर्च करते हैं इलेक्शन जीत जाने के लिए, तो पता नहीं, हमें नहीं पता कि इनके पास कितना पैसा होता है. So corruption is one of the main points. Now ordinary people do not know what is good for them. Now in my opinion, most of the times illiterate people, not ordinary, illiterate people do not know what is good for them. उन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी जैसे आप और हम पढ़ते हैं. उन्हें नहीं पता कि मोस्टली कंट्री में क्या होता है. बस उनको अगर कोई किसी चीज़ का लालच दे दे या कोई कुछ उनके सर में भर दे, उनको बस वो पता चल जाता है. एंड देन दीज पीपल बिकम द वोट बैंक्स of the leaders who use the malpractices to win the elections, which is really very very bad. In my opinion, every other person should know what is politically good and bad for him, his community, his region and his country. तो अभी हमने जो arguments देखे थे वो against democracy थे. अब हम for democracy के arguments देखने जाएंगे. Now पहला है famines in China. फेमाइन इज़ नेचुरल कैलामिटी, जहाँ पे खाने पीने की है जो कमी हो जाती है और उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं.
तो यहाँ पे डेटा दिया है कि 1958 से लेके 1961 तक चाइना में काफ़ी ज़्यादा फेमाइन्स आए थे, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। और इसी सेम पीरियड के दौरान हमारे कंट्री में भी काफ़ी फेमाइन्स आए थे, पर जितने लोग चाइना में मरे उतने ज़्यादा इंडिया में नहीं मरे या नहीं अफेक्ट हुए, क्योंकि इंडिया में जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमें 1947 में जो है वो इंडिपेंडेंस मिला था और उसके ठीक 11 साल बाद यहाँ पे फेमाइन्स आ गए थे। तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जिसने लोगों के जो नीड्स है उसको रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो उन गवर्नमेंट्स के हाथ में होता है कि वो उनके लोगों को कितना मदद करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। अब तो हम पहले फॉर के आर्ग्यूमेंट में आते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल। कुछ भी एक तिनकी से भी गलती हो जाती है गवर्नमेंट से, मीडिया, पीपल, अपोजिशन पार्टीज, नॉर्मल सिटीजन्स जो है वो सब जाके उनको बम्बार्ड कर देते हैं, उनको इतना ये करते हैं कि दे हैव टू रिप्लाई टू ऑल देयर एक्शंस विच मेक्स देम अकाउंटेबल गवर्नमेंट। नाउ इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे कि मैंने बोला कि डेमोक्रेसी में हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, वो चाहे एक ऑर्डिनरी बिल हो, मनी बिल हो या कुछ भी हो, उसको पार्लियामेंट में पास होने के लिए बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि अलग अलग माइंडसेट्स के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं और हर एक का जो है ओपिनियन जो है वो कंसिडर कर लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि क्वालिटी जो है वो डिसीजन मेकिंग की सुधर जाती है। अगर सिर्फ मेरे अकेले का ओपिनियन लेके कुछ किया जाए वो शायद किसी और को अच्छा नहीं लगे, लेकिन किसी और मेरा ओपिनियन लेके अगर हम कुछ करते हैं तो वो एक बेटर गवर्नमेंट, बेटर डिसीजन की ओर लेके जाता है। नाउ द थर्ड वन इज मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे कि मैंने बोला कि अलग लोग का अलग ओपिनियन रहता है। इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस, रीजन्स, कास्ट हैं, हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग होता है। तो अलग लोग का है वे ऑफ लाइफ अलग रहता है, थिंकिंग अलग रहता है। उन सब को एकजुट रखने में और डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कम बनाए रखने में डेमोक्रेसी एक बेस्ट मेथड है। नाउ डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, जो रूलर्स है, जो रूल करते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता रहता है कि इफ़ दे डोंट मेक इट अप टू द पॉइंट देन द नॉर्मल पीपल वोंट इलेक्ट देम अगेन। तो जो डिग्निटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इनडायरेक्टली द पॉलिटिकल लीडर्स वांट टू प्लीज द पीपल हु वोट फॉर देम एज दे आर देयर वोट बैंक्स। अब इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। नाउ डेमोक्रेसी ऑलवेज हैज़ अ रूम जहाँ पे अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो वो अपने आप ही उसको सुधार देते हैं। कैसे कि अगर ए पर्सन ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया विच वुड लीड टू सम क्राइसिस, देयर ऑलवेज इज अ बी पर्सन टू अपोज हिम, टू करेक्ट हिम, टू टेल हिम देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो नाउ ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो फॉर डेमोक्रेसी थे, हमने आर्ग्यूमेंट्स देखे अगेंस्ट डेमोक्रेसी के, हमने डेमोक्रेसी के जो है फीचर्स देखे। तो यहाँ पे हमें एक ब्रीफ इंसाइट मिल गया है कि डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी का जो मेन बेस है उस बेस को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में आप बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। अभी के लिए इतना ही। होप यू लाइक्ड इट।